नमस्कार। जब आम और खास से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर की उम्मीदें पूरी होती हैं, तब होता है वो सबका बजट। जब युवाओं को मिलता है रोजगार और वृद्धों को मिलती है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, तब होता है वो सबका बजट। जब विकास को मिलती है गति और महंगाई को लगती है लगाम, तब होता है वो सबका बजट। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और सबका बजट इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश के सबसे बड़े बजट के इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगले आधे घंटे के अंदर हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि बजट में जितनी भी उम्मीदें हैं, जितने भी अपेक्षाएं हैं सरकार से लोगों की, वो कैसे पूरी करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। इस बार का फोकस, यानी आज का फोकस हम इस बात पर रख रहे हैं कि महंगाई जो है वो किस तरह से रोल प्ले करेगी बजट के अंदर, और बजट अब किस तरह से एक रोल प्ले करेगा महंगाई की दशा और दिशा देने की स्थिति के अंदर। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और दो खास मेहमान जोड़ेंगे अगले आधे घंटे के लिए, जो आपको सिंप्लीफाइड तरीके से ये बताने की कोशिश करेंगे, जो जार्गन्स होते हैं बजट के अंदर इस्तेमाल होने वाले, वो भी आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। दोनों जो मेहमान है उनसे आपको रूबरू करा देता हूं। मेरे साथ इस समय पे जोड़ रहे हैं डॉक्टर पीके जोशी, जो कि डायरेक्टर है साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च। आपको बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ, जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम के अंदर। और हमारे जो दर्शक वर्ग हैं, आपके लिए आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आईक्यू यानी कि जीके। इस आधे घंटे के अंदर अगर आप अपने जीको को भी बढ़ाना चाहते हैं, जब अपने आईक्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का सवाल आपको बताने की कोशिश करते हैं और उस सवाल का जो जवाब है हम इस शो के अंत में आपको बताएंगे। लेकिन सवाल जो आज का है इस बजट से जुड़ा हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बजट संसद में पेश किया जाता है। अगले आधे घंटे के लिए अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, सोचिए, समझिए। अगर मोबाइल है तो रिसर्च करने की कोशिश कीजिए इंटरनेट के माध्यम से, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो शो के अंत में आपको बताएंगे। और ये रोजाना हम आपको बताएंगे फरवरी के पूरे महीने में बजट के जो कुछ ऐसे अनसुने पहले अनकहे पहलू होते हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए गवर्नर रघुराम राजन ने ये उम्मीद जताई है कि महंगाई के बारे में क्या कुछ कहा, आइए वो भी समझ लेते हैं। और बजट का क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है उसको भी सुनते हैं, क्या कुछ कहा रघुराम राजन ने। The Indian economy is currently being viewed as a beacon of stability because of the steady disinflation, a modest current account deficit, and commitment to fiscal rectitude. This needs to be maintained so that the foundations of stable and sustainable growth are strengthened. The Reserve Bank continues to be accommodative, even as it leaves the policy rate unchanged in this review, while awaiting further data on the development of inflation. Structural reforms in the forthcoming union budget that boost growth while controlling spending will create more room for monetary policy to support growth, while also ensuring that inflation remains on the projected path of 5% by the end of 2016-17. तो 2017 तक का टारगेट तो दे दिया कि 5% तक महंगाई दर रह सकती है। लेकिन जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो बॉल अब पाले में, वित्त मंत्री के पाले में अब बॉल रहती है। रघुराम राजन साहब ने साफ कह दिया कि अब हम वेट एंड वॉच करेंगे। क्या कुछ प्रतिक्रिया इस स्टेटमेंट के बाद में आपकी? इसमें बेसिकली जो फूड इन्फ्लेशन के है कंसर्न, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वित्त मंत्री इस समय सोच रहे होंगे दिमाग में कि किस तरह से हमको सप्लाई मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जिससे जो हमारा जो आपूर्ति होती है कि फूड कमोडिटीज़ की, वो मुहैया कराई जाए। दूसरा, किस तरह से हम लोग कॉस्ट को घटा सकते हैं। कॉस्ट है ना, क्या एग्रीकल्चर में क्या है, सबसे मुश्किल बात यह है कि जो प्रोड्यूस आता है वो कई हाथों से चेंज होता है। तो जो किसान को मिलता है वो कई प्राइमरी एग्रीगेटर है, सेकेंडरी एग्रीगेटर है, फिर होलसेलर है, फिर कमीशन एजेंट है, प्रोसेसर्स है। तो इतने हाथों से निकल के जब खेत हमारे जो कंज्यूमर के पास में आता है तो बहुत महंगा हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी चेन को कैसे कम किया जाए, इसमें बड़े नए नए तरह के मुद्दे, नए नए इशू आ रहे हैं। जो मिडल मैन का रोल आप कह रहे हैं, शायद उनके ज़हन में, वित्त मंत्री के ज़हन में वो चल रहा होगा इस समय पर। बेसिकली नहीं, सिर्फ मिडिल मैन का रोल नहीं, किस तरह से ये पूरी चेन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न मार्केट्स, ई मार्केट्स, इस तरह को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये इशू उनके दिमाग में चल रहा होगा। गौरव साहब, क्या कुछ चल रहा है इस समय वित्त मंत्री के दिमाग में? देखिए, दो इश्यूज है महंगाई के लिए। एक तो सप्लाई ड्रिवन, जिसकी बात आपने करी कि भाई आप हमें जो बेसिकली कम फूड प्राइसेस है वो इसलिए ऊपर जाती है क्योंकि उनकी सप्लाई पूरी नहीं होती। एक पल्सेस का एग्जांपल देता हूं कि पूरे विश्व में 70 MMT पल्सेस का उत्पादन होता है।
हमारे देश में खपत लगभग 24 से 25 MMT की है, तो नेचुरली डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई है नहीं, तो एक तो ये सप्लाई ड्रिवन है। दूसरा, डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन बढ़ने की पूरी आशंका है, क्योंकि 7th CPC से लगभग 1 करोड़ लोग जो कि या तो सरकारी सेवा में है या रिटायर हो गए हैं, उनकी 24% ऑन एन एवरेज टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। क्या आरबीआई ने इस बात को कंसीडर किया होगा? आरबीआई ने आज जो आंकड़े दिए गवर्नर राजन ने, वो इन चीजों को उन्होंने अपने सारे डिस्कशन में बोला कि वी हैड नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन, जो कि आप बिल्कुल सामने खड़ी है। तो ये एक दूसरा इश्यू। तीसरा, ग्लोबली क्या है कि जो होलसेल प्राइसेस है फूड की, वो गिर रही है, ठीक है, और हमारे यहाँ रिटेल में बढ़ रही है। तो अब एक ये समय आ गया है कि हमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको मॉडर्नाइज और आईटी ड्रिवन करने की मुख्य आवश्यकता है। एक मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन जो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जोशी जी क्या कह रहे हैं आप? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 7th पे कमीशन से ये दिमाग अंदाजा लगाया जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस, व्हीट, इन चीजों का कम हो रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो हाई वैल्यू कमोडिटीज हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, मिल्क है, फिश है, इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो जैसे ही इनकम बढ़ने लगेगी पे कमीशन से, तो इनके इन्फ्लेशन में असर आ सकता है। तो इसकी सप्लाई पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सप्लाई को दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन कुछ आंकड़े देख लेते हैं। पूरे जो इस फाइनेंशियल ईयर का है, हम लोग एक ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। WPI और CPI का किस तरह से रहा है। WPI देखा जाए तो एक तरह से मुख्य तौर पर देखा जाए तो पिछले 14 महीने के अंदर नेगेटिव टेरेन में रही है। जुलाई में -4%, अगस्त में -4.9%, सितंबर में -4.54%, और नवंबर में -1.99, और एक तरह से आते दिसंबर में -0.73 पे ट्रेंड आता हुआ दिखता है। इसके उलट अगर खुदरा की बात की जाए तो वहां पे भी कुछ ना कुछ इसी तरह से ही WPI के आंकड़े आपके सामने हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक नेगेटिव टेरेन रहा है। CPI का ट्रेंड भी समझने की अगर कोशिश करें तो ये 5%, 5.5% के आसपास ही घूमता हुआ नजर आया है। अक्टूबर में 5%, नवंबर में 5.4% के आसपास रहा है। ये खुदरा महंगाई दर है। लेकिन जोशी साहब, एक इंपॉर्टेंट बात ये जहन में आती है कि फूड इन्फ्लेशन हमेशा से लिए सरकार के एक बहुत चैलेंज रहा है। चीनी के दाम जब कम रहते हैं, दालों के दाम बढ़ जाते हैं, दालों के दाम जब कम होते हैं, भाई तेल के दाम बढ़ जाते हैं। तो एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है? क्योंकि आरबीआई के हाथ में अब सप्लाई साइड को कंट्रोल करना उसके हाथ में नहीं रह जाता। तो ये फूड इन्फ्लेशन, इसके लिए शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रह सकता है कि उसे दुरुस्त किया जा सकता है? इसमें आरबीआई कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन ये सारा का सारा सप्लाई मैनेजमेंट है। क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो एक टाइम पे होगा। किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन एक टाइम में 2 या 3 महीने के अंदर हो जाता है। तो आपने पूरे साल भर उसकी सप्लाई मेंटेन करनी है। तो इसमें 2 तरीके से होती है, या तो गवर्नमेंट उसको अंडरटेक कर ले, जैसे राइस एंड व्हीट में गवर्नमेंट के पास स्टॉक है, लेकिन गवर्नमेंट सारी चीजों में तो नहीं कर सकती है। ठीक है। तो दूसरा इश्यू होता है कि इसको प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाए, जिससे प्राइवेट सेक्टर इसको रेगुलरली रिलीज करता रहे मार्केट में। तीसरा इश्यू जो होता है वो ट्रेड होता है। जब आपके प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं उससे पहले से ही हमें सोच लेना है कि किस तरह से हम ट्रेड में ग्लोबली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी सप्लाई को मेंटेन करते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम्पल अभी दिया गया, पल्सेस का एग्जाम्पल है। इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है पल्सेस का। तो जो पल्सेस पिजन पी जो है, तुअर दाल जो है, इसमें 75% एरिया इंडिया में है। ठीक है। तो इवन हमारे पास पैसे अगर हैं, फॉरेन करेंसी भी हमारे पास है, हमें दुनिया की मार्केट में अरहर मिल ही नहीं सकती है। तो इसलिए हमें खुद इसको प्रोड्यूस करना है, नए निशेज आइडेंटिफाई करने हैं, किस तरह से दालों का प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किस तरह से सब्जियों का प्रोडक्शन बढ़ाना है। जो पेरिशेबल कमोडिटीज है, बढ़ाने की जरूरत है। नंबर 1 प्रोडक्शन बढ़ाना, पेरिशेबल कमोडिटीज में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को घटाना, दोनों चीजों को हमें ध्यान देना। इस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात की। लेकिन एक और पॉइंट पे आपके पास आना चाहूंगा, जो एक प्राइस स्टेबिलिटी फंड बनाने की बात कही है, क्या एक वो सोल्यूशन है? और जो 500 करोड़ के आसपास का एक जो उसका प्रावधान रखा गया था, उससे कितना आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी फंड एक बहुत शॉर्ट टर्म मेजर है, आप इमीडिएट रिलीफ दे सकते हो, पर ये मॉडरेट टाइम सॉल्यूशन या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है। सॉल्यूशन एक ही है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं कि सॉल्यूशन एक ही है कि हमें हमारे जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है उनका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कंजम्पशन पैटर्न है और विश्व के जो कंजम्पशन पैटर्न है वो एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग है। और एक तूर दाल का एग्जांपल देता हूं
कि तूर दाल 900 MMT में बिक रही थी पिछले साल जी। जो ही हमारे यहाँ डिमांड हुई वो 2100 MMT में चली गई। तो ये क्या हुआ? ये डिमांड सप्लाई का एक जो मिसमैच है मान सकते हैं बिल्कुल नहीं। लोगों ने जब हमने इंपोर्ट किया तो इंपोर्टर्स ने हमारे डिमांड का फायदा उठाया। बिल्कुल। तो एक ही इसका सॉल्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सुदृढ़ करना। वही आप बार-बार लगातार इस पॉइंट को उठा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को दुरुस्त करने की जरूरत है। और सेकंड कि हमारा जो हमारे जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्राइस स्टेबलाइजेशन इज ओनली ए शॉर्ट टर्म मेजर है कि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कही जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को दुरुस्त किया जाए ताकि जो महंगाई है उसको कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। लेकिन चलिए आप रुक कर लेते हैं बजट यात्रा का। हमारे संवाददाता ने बजट यात्रा के दौरान कई लोगों से बातचीत की। मैंने भी दिल्ली का सफर किया, दिल्ली में कई लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की उनकी उम्मीदें क्या है। साथ ही साथ श्यामा मिश्रा जो कि मुंबई से मेरी सहयोगी है, उन्होंने मुंबई में लोगों से जानने की कोशिश की आखिर क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। जानते हैं क्या कुछ निकल कर के आया इस बजट यात्रा के अंदर। मिलिए इला से। इला एक सफल गृहिणी के साथ साथ मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करती हैं। ऑफिस के काम के साथ साथ इला घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। इला के घर की मासिक आय 60,000 रुपए के आसपास है। घर की EMI, बच्चों की पढ़ाई और माता पिता के इलाज के खर्चों के अलावा और भी कई खर्चे हैं जो कि इनकी जेब पर खासा असर डालते हैं। इला इस बजट में काफी उम्मीदें लगाई बैठी हैं जिससे कि महंगाई और ज्यादा काबू में आए और उनकी बचत ज्यादा हो। कल अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो इतने टैक्सेस हमारे बिल पे लगा देते हैं कि वो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो GST है वो जल्दी से जल्दी आए। सुना है कि GST आएगा तो कुछ टैक्सेस उसमें कम होंगे और नेचुरल हमारा बिल कम आएगा। इला से बात करने के बाद में DD न्यूज की टीम ने ऐसे ही दिल्ली के एक फूड स्टोर का भी जायजा लिया। इस समय पे हम स्टोर 69 में मौजूद हैं और देखते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पे लोगों को हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। कई लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। अब जानते हैं क्या कुछ उम्मीदें हैं। नमस्ते सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर दिस टाइम? आई थिंक वी हैव नॉट डन मच इन टर्म्स ऑफ हेल्थ as far as senior citizens are concerned. I think we should focus on that also. क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर से? एक एक्सपेक्टेशन है कि जो 80C का सेक्शन है, आज के समय में जहाँ इन्फ्लेशन और मनी वैल्यू जो डिक्रीज हुई है तो सेविंग 1.5 लाख की बहुत कम है और ये कम से कम 5 लाख का कर देना चाहिए। ठीक है, तो सेविंग्स कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने की ज्यादातर लोग मांग कर रहे हैं और भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप वित्त मंत्री से इस बार? जहाँ कभी भी क्या होता है महंगाई बढ़ने लगती है तो उस कंडीशन में क्या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा फंड क्रिएट किया जाए ताकि वो महंगाई को कहीं डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब महिला वर्ग भी कई सारे यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप वर्किंग वुमेन के साथ में एक होम मेकर भी है, घर का भी ख्याल रखती है। ऐसे में और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी होगी? I would expect further the service taxes are reduced. The limits currently are too high for each and every service. Even if I go out for a day for eating out, the amount of service tax is too high. So expect that should be reduced so that the cost of living comes down. Okay, तो सर्विस टैक्स यानी कि जो सर्विस टैक्स है, बाहर खाना थोड़ा महंगा हो जाता है तो सर्विस टैक्स में थोड़ी कमी होनी चाहिए, वो भी कई महिलाएं पे एक्सपेक्ट कर रही हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? आपकी क्या कुछ उम्मीदें होंगी? Hi, I'm Kanika. I would like that finance minister should focus majorly on the food management. Warehouses should get improved so that vegetables and grains don't get wasted and inflation rate should not increase because of these. ठीक है, यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेयर हाउसिंग है, जो स्टोरेज सिस्टम है, उसे दुरुस्त करने की काफी ज्यादा जरूरत है भारत जैसे देश के अंदर। तो उम्मीदें कई सारी हैं, लेकिन वित्त मंत्री कितनी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं ये देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज। सपनों का शहर मुंबई देश की आर्थिक नगरी के रूप में जाना जाता है। बड़े पर्दे वाला ये शहर जहां बड़े बड़े सपने दिखाता है, वहीं आम इंसान की कुछ छोटी उम्मीदें भी हैं। चकाचौंध और कभी ना सोने वाले इस शहर में लोगों की जिंदगी दिन रात अपने सपने संवारने में ही लगी रहती है और इस बीच लोगों को सरकार से भी उम्मीद है कि उनके लिए भी उनका आशियाना हो। बॉम्बे में मेन प्रॉब्लम है वो जगह का प्रॉब्लम है। आदमी को रहने के लिए जो भी जगह चाहिए वो इतनी कॉस्टली है कि कोई भी आदमी खाना पीना सब मिल सकता है मगर रहने का
सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो जो मोदी जी ने अफोर्डेबल हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट लाया था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है किधर भी। अगर अफोर्डेबल है हाउसिंग मोदी वॉर लेवल पे या सभी सिटी में लाए तो पब्लिक को थोड़ा राहत मिल सकता है। प्रधानमंत्री की तरह लोगों का भी मानना है कि देश के विकास में जन भागीदारी हो ताकि सबका विकास हो। हालांकि लोगों का कहना है कि इस विकास में सरकार को और समय देने की जरूरत है। जब गवर्नमेंट में कोई नहीं होता है तो कहते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मोदी जी ने भी यही कहा है और उन्होंने काफी कुछ किया भी है, लेकिन वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। इस पे उनके जो बाकी लोग भी हैं वो भी अगर हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली हमारा इंडिया डेवलप करेगा। आई थिंक वी रिक्वायर्ड स्टेबल गवर्नमेंट और अगर विकास जो हो रहा है वो विकास को कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलता रहे तो दैट इज मोर बेटर। जो फॉरेन से भी जो हेल्प मिलती है वो हेल्प रियल में अपने घर में आनी चाहिए। घर की महिलाएं भी चाहती हैं कि बजट हो ऐसा जो लगे अपने जैसा, ताकि कम पैसों में भी परिवार का खर्च चलता रहे। तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार ने काम किया है, लेकिन ये जो परिवार है वो कह रहे हैं कि जो काम किया है वो आम जनता तक पहुंचे, इसका उन्हें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आने वाले बजट में उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और वो उम्मीद करते हैं कि सारी उनकी अपेक्षाएं आने वाले बजट से पूरी हो। कैमरा पर्सन पूरन सिंह के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। तो बजट हो ऐसा जो लगे बिल्कुल अपने जैसा। गौरव, आपके पास आना चाहूंगा, कौन से इसमें आपको हाईलाइट लगे? क्योंकि जीएसटी पहले एक समय था जो लोगों को नहीं पता था, अब जन जन जानता है कि जीएसटी आएगा, टैक्स कम होंगे। क्या अब आपको लगता है कौन से हाई पॉइंट्स आप इसमें से उठाना चाहेंगे? इसमें 2 पॉइंट बहुत अच्छे लगे मुझे। एक तो जीएसटी आने से क्या फर्क पड़ेगा फूड इन्फ्लेशन पे, वो मैं आपको बताता हूँ। आज वेयर हाउसिंग की देश में कमी नहीं रही, पर हमारे जो वेयर हाउस के जो साइजेज हैं वो इंटरनेशनल जो वेयर हाउसिंग के साइजेज हैं उससे बहुत छोटे हैं ऑन एन एवरेज। तो हम उनमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल ला ही नहीं पाते हैं। जीएसटी आने के बाद क्योंकि सेंट्रलाइज टैक्स होगा, एक 1 पॉइंट टैक्स होगा, एक टैक्स होगा, तो बड़े वेयर हाउसेज देश में बढ़ेंगे। ठीक है, बड़े वेयर हाउस बढ़ेंगे तो उसमें आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव, क्योंकि मान लो मेरे पास छोटा वेयर हाउस है तो मैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव नहीं ले सकता हूं, पर अगर मान लो मेरे पास बहुत बड़ा वेयर हाउस है तो मैं वहां पे फ्रोजन फूड का अलग सेक्शन लगा सकता हूं, फ्रोजन फूड का मूवमेंट की अलग बात कर सकता हूं। तो जीएसटी वेयर हाउसिंग पे एक तरह से फोकस बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। लेकिन जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है कौन सा हाई पॉइंट इसमें से आपको लगा जो लगता है कि इनकी उम्मीदें पूरी हो सकती है? शायद ये जरूर जहन में रहेगा वित्त मंत्री के। ये प्राइस इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। जीएसटी इज सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी इशू आ रहा है बार बार, लेकिन जीएसटी सिर्फ लाने से फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता है। हमको जो है एक बड़ा प्राइवेट सेक्टर के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा पॉलिसी एनवायरनमेंट है जिससे प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा, वेयर हाउसेज, कोल्ड इन्वेस्टमेंट आने की जरूरत है, जिसकी वजह से एक वेयर हाउस भी बने, लोग इन्वेस्टमेंट करें, कोल्ड स्टोरेज, इनमें जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो जीएसटी का कोई फायदा नहीं है। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अब यहां से आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं और वहां से आदित्य श्रीवास्तव, उसने अपनी जो रिपोर्ट भेजी है जो अनाज भंडारण को लेकर के है कि सरकार लगातार जो प्रयास कर रही है, अब अनाज के गोदामों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि कोई भी गोदामों की स्थिति के बारे में कहीं से भी जाना जा सके। भोपाल से जानते हैं क्या कुछ है इस रिपोर्ट के अंदर जो आदित्य ने भेजी है। अनाज उत्पादन में भारत अग्रणी है, पर बात जहां अनाज के रखरखाव की आती है तो आज भी उत्पादित अनाज का 40% अनाज खराब हो जाता है। पिछले 2 सालों में 40,000 टन अनाज खराब हो गया। पर अब अनाज के रखरखाव को लेकर हालात सुधर रहे हैं। देश में लगातार अनाज के गोदामों में बढ़ोतरी हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण पर भी काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हमारे यहाँ शेड्स में भी चेंजेस हो चुका है। गोडाउन के फ्लोरिंग जो है काफ़ी बेटर तरीके से किए गए हैं ताकि लॉसेस कम से कम हो सकें, और बहुत मिनिमाइज हो चुके हैं अभी लॉसेस। और एक अच्छी चीज़ और है कि अब हमारा जो डिपो है वो डिपो ऑनलाइन इम्प्लीमेंट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो उससे जितना हमारी एंट्रीज होंगी शेड्स की, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, और रियल टाइम बेसिस पे हर एक डिपो का एंट्रीज आप देख सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन। इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जिन गरीबों तक अनाज पहुंचता है उसकी गुणवत्ता भी अब सुधर रही है। अनाज का भंडारण और वितरण करने वाली भारतीय खाद्य निगम के जिन गोदामों में अनाज को रखा जाता है उन्हें अब हाईटेक बनाया जा रहा है। गोदामों के न सिर्फ पुराने शेड बदलकर नए डिजाइन के शेड बनाए जा रहे हैं, बल्कि उसकी फर्श को भी पक्का किया जा रहा है। वहीं अभी
जहां गोदामों में कागजों में अनाज का रिकॉर्ड रखा जाता है, अब जल्द ही उसे भी डिजिटल करने की प्रक्रिया चल रही है। भंडारण की व्यवस्था में सुधार से न केवल अनाज की गुणवत्ता सुधरी है, बल्कि इस गोदाम से निकलने वाला अनाज जिन गरीब लोगों तक पहुंचता है, उन्हें भी अब इसकी गुणवत्ता में सुधार नजर आने लगा है। मार्केट में जो अनाज है उसमें और इसमें आने में थोड़ा अंतर है, लेकिन जो पहले से हमें अनाज मिल रहा है उसमें क्वालिटी में बहुत अंतर है सर। क्या अंतर आया? क्या सर पहले बहुत कचरा आता था, उसके अंदर घुन आते थे, अब उसमें थोड़ा साफ आने लगा सर। भोपाल के इस गोदाम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि एक ही जगह पर सभी शेड की मॉनिटरिंग की जा सके। जो अनाज खराब होता था कहीं न कहीं उसमें इस पूरी व्यवस्थाओं के बाद कमी जरूर आई है, लेकिन हाल ही में अगर बात की जाए इस गोडाउन की तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर इसको पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जा रहा है। जो स्टॉक यहाँ पर रखा गया है, पहले जहाँ कागजों पर उसकी एंट्री की जाती थी, लेकिन अब उसको ऑनलाइन किया जाएगा। सभी कर्मचारियों के हाथ में टैबलेट दिए जाएंगे ताकि वो इसका स्टॉक ऑनलाइन मेंटेन कर सकें। कैमरा पर्सन शिशिर दीक्षित के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। तो डिजिटल इंडिया का जमाना है और धीरे धीरे ही सही, लेकिन तमाम चीजें डिजिटल अब होती हुई नजर आ रही हैं, जिसका एक उदाहरण है ये गोदाम जहां से आदित्य ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। लेकिन कुछ और इनिशिएटिव ऐसे सरकार ले रही है या फिर लेने जा रही है, उसको जरा फटाफट आपको समझा देते हैं। जल्द ही सरकार अब ई मंडी को लाने की बात कर रही है, जहां पे ई मंडी जब बनेगी तो किसानों को सीधे ऑनलाइन माध्यम से ट्रेडर्स तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ 270 फूड प्रोसेसिंग की जो बात की जा रही है, 42 मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं, उस पर भी बात की जा रही है। जीएसटी को जल्दी से जल्दी लागू करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो रेफ्रिजरेटेड फ्रेट होता है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन में जो लॉस होता है खाद्य सामानों का, उसको रोकने के लिए रेफ्रिजरेटेड फूड के लिए फ्रेट बनाया जा रहा है। तो ये तमाम जो 4 बड़ी जो बातें हैं ये निकल करके आ रही हैं। एक छोटा सा सवाल ले, उससे पहले अब आप रैपिड फायर की तरफ बढ़ते, उससे पहले एक छोटा सा व्यू लेना चाहूंगा जोशी जी का। जो हमने 4 इनिशिएटिव देखे जो सरकार लेकर के आ रही है, जो हमने रेफ्रिजरेटेड फ्रेट की बात की, क्या ये इस बजट में लगता है कुछ दिशा इन 4 कदमों को मिलती हुई दिखाई देगी अगर जीएसटी को छोड़ दिया जाए तो? ये बहुत अच्छे कदम है, मैं बहुत स्वागत करता हूं इन कदमों का। लेकिन साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जब तक हमारा फ्रंट लाइन जो रिटेल, पर्टिकुलर रिटेल है, ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तब तक जो है बेनिफिट बहुत हमको इतने नहीं मिल पाएंगे जितना हम सोच रहे हैं। तो रिटेल को हमें बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने की बात है क्योंकि यूएस वगैरह देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर काफी ज्यादा है। लेकिन चलिए अब जोशी जी और गौरव आपके सामने हम रैपिड फायर पेश करेंगे। फटाफट सवाल होंगे आपसे, आपको फटाफट जवाब देने होंगे। पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है जोशी जी। पहला सवाल है कि महंगाई को काबू में करने के लिए वित्त मंत्री क्या कदम उठा सकते हैं इस बार? बिल्कुल सप्लाई साइड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर के लिए बड़ी अच्छी योजना आनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन हमारा बढ़े और सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन करना। चलिए दूसरा सवाल आपके पास आ रहा है सीधे गौरव जी। दूसरा सवाल जो आपके सामने पेश हो रहा है वो साफ तौर पर कहता हुआ कि 7वें वेतन आयोग पर इस बजट में क्या देखने को मिल सकता है? इस बजट में 7वें वेतन आयोग में यह हो सकता है कि जो फिस्कल डेफिसिट का जो हमारा टारगेट है 3.5%, उसको हमको थोड़ा रिलैक्स करना, थोड़ा रिवाइज हो सकता है, 3.67% तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो तो 18 लाख करोड़ के आसपास उसका भी कई कास्केडिंग इंपैक्ट होगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है कि कुछ रिवाइज हो सकता है, एफडी के टारगेट में थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल आपके पास आएगा इस समय पे जोशी जी, आपके सामने अगला सवाल पेश करेंगे। तीसरे नंबर का सवाल कि फूड वेस्टेज को रोकने के लिए क्या बजट में कुछ देखने को मिलेगा? या इसमें रेफ्रिजरेटेड वैन्स, कोल्ड स्टोरेज, इस पे इंसेंटिव देगा तो दैट विल बी वेरी गुड। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है सीधे गौरव जी। अगर अगले सवाल की बात की जाए तो जो हम लोग रेफ्रिजरेटेड फूड्स की बात करें, लेकिन अब यह है कि कच्चे तेल की कीमतें भविष्य में बढ़ सकती हैं, इसको देखते हो क्या वित्त मंत्री पिटारे में से कुछ निकाल सकते क्या? फ्यूचर में क्या कुछ हो उसके लिए? देखो, जो ऑयल है उसमें हमने एक जो अच्छा कदम ये उठाया हुआ है कि ऑयल का डायरेक्ट हमने जो फाइनल कंज्यूमर है उसको बेनिफिट नहीं दिया। हमने ड्यूटीज वगैरह बढ़ा के बेनिफिट उनको कटल डाउन किया। तो अगर अभी प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो जब तक वो $100 से ज्यादा नहीं बढ़े, जब तक हमारे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम वो जो ड्यूटीज, जो एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लीवी है, उसको हम हटा देंगे तो जब भी नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा जब तक $100 से ऊपर नहीं जाए। फ्यूल के लिए भी शायद फंड बनाने की बात की जा रही, हो सकता है वो भी निकल के। अगला सवाल आपके सामने सीधे आता हुआ जोशी साहब, क्या अगला सवाल आपके सामने है कि क्या राज्यों को दिए जाने वाले प्राइस स्टेबिलिटी फंड में कुछ बढ़ोतरी दिखाई देगी? 500 करोड़ का तो एक फंड हमने देखा, ये सेंटर ने बनाया, क्या इसमें जो राज्यों की तरफ जो बनाई जाने वाली इसमें इस बार जरूर होना चाहिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को बढ़ाना चाहिए, जिससे जो प्राइस बार बार बढ़ रहा है और या घट रहा है, इसमें किसी तरह से गवर्नमेंट हेल्प करे, किसानों को भी या कंज्यूमर्स को भी। चलिए आखिरी सवाल आपके पास में आ रहा है गौरव, जो हम लगातार जिस मुद्दे पे बार बार बात कर रहे हैं कि दाल की कीमतों पर काबू पाने के लिए क्या बजट में कुछ
दिशा दिखाई दे सकती है, कभी दाल होती है, कभी चीनी होती है, कभी तेल होता है, लेकिन क्या होगा इसके लिए मैकेनिज्म? देखिए, इसमें प्रोत्साहन हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को देना पड़ेगा। उस सेक्टर को देने के लिए एमएसपी एक बहुत बड़ा टूल है, उसके बारे में भी कोई बात की जा सकती है। दूसरा टूल, कुछ आइटम्स जो है जिसको एपीएमसी से डीलिस्ट करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को गाइडेंस देनी चाहिए या गाइडेंस भेजना चाहिए। और तीसरा, दालों का एक ऐसा है कि दालों का तो हमें हमारा प्रोडक्शन ही बढ़ाना पड़ेगा, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 सीजन्स खराब हुए हैं, 2014-15 के 2 और पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात आती है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल समय कम है, लेकिन हाँ, जो हमने शुरुआत में सवाल किया था अपने दर्शकों के लिए, जिसे हम जीके का क्वेश्चन या फिर आईक्यू का क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप आधे घंटे में सोचिए कि आपको जवाब मिला। अगर नहीं भी मिला है तो चिंता मत कीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बजट संसद में पेश किया जाता है, हमने आपसे सवाल पूछा था। इसका जवाब अगर आपको नहीं मिला है तो ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर अब जवाब आ गए हैं, अनुच्छेद 112। अगली बार जब जीके का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है, कहीं एग्जाम्स में जाए, अगर ये सवाल आपके सामने रखा जाए तो ये आपके सामने सवाल का जवाब है। 112 अनुच्छेद के तहत बजट पेश किया जाता है इसके अंदर। चलिए, समय की काफी कमी है, लेकिन जोशी साहब, आप और गौरव, आप स्टूडियो में आए और इतने सिंपल तरीके से सब कुछ बताने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस मुद्दे पर चर्चा की। तो आज के इस सबका बजट के इस अंक में इतना है, लेकिन कल हमारे साथ जरूर जुड़ेगा, क्योंकि कल एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसका जो इंपैक्ट सीधा फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट पे पड़ता है, जो कि है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्टर। क्या कुछ उसकी उम्मीदें हैं, क्या कुछ उम्मीद कर रहा है पूरा का पूरा क्षेत्र? कल 7:30 बजे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ में, इसको सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाने की या फिर बताने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, आज के सबका बजट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।